आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड। गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति कैलकुलस विधि से। तो सबसे पहले हम लोग पहला समीकरण का व्युत्पत्ति करेंगे। तो पहला समीकरण होता है v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, जहाँ पर v जीरो क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, v क्या है, वस्तु का अंतिम वेग, a क्या है, त्वरण, और t क्या है, समय। तो इसकी व्युत्पत्ति करेंगे। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई वस्तु है वो एक सरल रेखा में त्वरण a से क्या है, गतिशील है। गतिशील है, माना कोई वस्तु है वो a त्वरण से क्या है, किसी रेखा में गतिशील है, और समय t पर जो उसका वेग है वो v है। तब हम लोग वस्तु का त्वरण निकालेंगे। त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं। तो a इक्वल टू क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वेग में परिवर्तन है तो उसको हम लोग dv से प्रदर्शित करेंगे बटे समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकलेगा, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। यहाँ पर से डी वी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी इक्वल टू ए डी टी। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग मान लेते हैं समय t बराबर 0 पर जो वस्तु का वेग है वो v0 है, और समय t पर जो वस्तु का वेग है वो v है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, समाकलन का निशान। तो ये क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, समाकलन a dt। अब यहाँ पर हमको लिमिट लगाना है। इसके लास्ट में v है तो यहाँ पर कौन सा लिमिट लगेगा, v, वेग वाला लिमिट लगेगा। और इसमें क्या है, प्रारंभिक वेग v0, तो ये नीचे में आएगा, और अंतिम वेग v तो ऊपर में आ जाएगा। उसी प्रकार से इसके लास्ट में t है तो यहाँ पर t लगेगा, लिमिट, तो नीचे में t क्या है, 0, t इक्वल टू 0, और ऊपर में क्या है, t। ठीक, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो समाकलन dv का क्या होता है, समाकलन v होता है, और लिमिट को कैसे लगा देते हैं, कोष्टक में। ये इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को अपर लिमिट। इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और समाकलन dt का होता है t, और ये कोष्टक में क्या हो जाएगा, नीचे में लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, t। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार v के जगह v रखेंगे, फिर माइनस v के जगह v0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये प्राप्त होगा हमको। उसी प्रकार से a, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a इंटू टी माइनस 0, तो हमको क्या प्राप्त होगा, v माइनस v0 इक्वल टू ए टी। या फिर इसका पक्षांतर करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, v इक्वल टू, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा, v0 प्लस ए टी। और ये क्या है, हमारा गति का प्रथम समीकरण। अब हम लोग दूसरे समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या होता है, s इक्वल टू v0 t प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ठीक, जहाँ पर s विस्थापन है। अब इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई वस्तु है वो त्वरण a से गतिशील है, और समय t पर जो वस्तु की स्थिति है वो x है। यहाँ पर हम लोग स्थिति ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर विस्थापन s इक्वल टू निकालना है। तो और मान लेते हैं कि उसका जो वेग है वो v है। तब हमारा वेग बराबर क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन बटे समय। स्थिति x है, परिवर्तन को d x से प्रदर्शित करेंगे। किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष। तो v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ पर से dx का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू वी डी टी। अब किंतु इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और हमारा गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू v0 प्लस ए टी, ये होता है। इस मान को हम लोग यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में v के जगह रख देंगे। तो हमको dx इक्वल क्या प्राप्त होगा, v0 प्लस ए टी, और कोष्टक के बाहर क्या दिया है, t। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कोष्टक के बाहर इसको सॉल्व कर देंगे। तो कोष्टक के बाहर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, dx इक्वल टू v0 dt प्लस ए टी डी टी, इतना हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आगे
मान लेते हैं कि समय t बराबर 0 पर जो वस्तु का स्थिति है वो x0 है और समय t पर जो वस्तु की स्थिति है वो क्या है, x है। तो समीकरण नंबर 2 का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर समाकलन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर समाकलन v0 dt प्लस समाकलन a बाहर निकल जाएगा t dt। अब यहाँ पर लास्ट में x है तो x वाला लिमिट लग जाएगा, x0 से x, यहाँ पर t है तो t0 से t, या फिर t0 का मान 0 है तो यहाँ पर हम लोग 0 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लास्ट में 0 से t। ठीक, अब इसके बाद समाकलन dx का क्या होता है, x, और लिमिट कैसे लगाते हैं, लोअर लिमिट नीचे में, अपर लिमिट ऊपर में। अब v0 क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, dt का क्या होगा t, लिमिट कैसे लगाएंगे हम लोग 0 से t प्लस a। अब इसका क्या होता है फॉर्मूला, अगर क्या बोलते हैं हमारा फॉर्मूला होता है समाकलन का, अगर क्या हो x की पावर n x dx हो तो इसका क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर n की जगह क्या दिया है हमारा 1 दिया है, तो इसका फॉर्मूले में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर t की पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2, ये आएगा हमारे पास। और इसके बाद इसमें लिमिट क्या लग जाएगा 0 से t। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा x माइनस x0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कैसे लिखेंगे x माइनस x0 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा v0 इंटू टी माइनस 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं v0t प्लस के बाद क्या है ए बाहर निकल जाएगा, टी स्क्वायर की जगह एक बार टी रखेंगे, एक बार 0 तो 0 हो जाएगा, सिर्फ हमको इतना प्राप्त होगा, तो प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। और ये जो हमारा x माइनस x0 क्या बता रहा है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति किसके बराबर होती है, विस्थापन s के, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं s इक्वल टू क्या प्राप्त होगा v0t प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। और ये क्या है हमारा गति का दूसरा समीकरण। तो ये था कैलकुलस विधि से गति के द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति। अब हम लोग निकालेंगे तीसरा, गति का तीसरा समीकरण। तो तीसरा समीकरण क्या होता है v स्क्वेयर माइनस v0 स्क्वेयर इक्वल टू 2as की व्युत्पत्ति। तो इसके लिए भी मान लेते हैं, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है और समय t पर जो उसका वेग है वो क्या है v है और उसकी स्थिति क्या मान लेते हैं x है। तब हमारा त्वरण a इक्वल टू क्या होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, कैसे लिखते हैं इसको dv अपॉन dt। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर और नीचे में क्या कर रही हूँ dx का गुणा और भाग कर रहे हैं। ठीक, अब इसको जमा के लिख सकते हैं a इक्वल टू dv के नीचे एक dx को और एक dx के नीचे लिख देते हैं dt को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद आगे हमारा dx अपॉन dt स्थिति में परिवर्तन बटे समय किसके बराबर होता है वेग के, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं v। तो a इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा a इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू v, इतना प्राप्त होगा। या फिर a का dx के साथ तिरक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a dx इक्वल टू v dv, इतना प्राप्त होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आगे मानते हैं कि माना समय t बराबर 0 पर जो वस्तु की स्थिति है x0 है और समय t पर जो वस्तु की स्थिति है वो x है। तब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का समाकलन करेंगे लिमिट लगाकर, तो क्या हो जाएगा a समाकलन x0 से x dx इक्वल टू v, क्या हो जाएगा यहाँ पर समाकलन v0 से v dv। अब समाकलन dx का क्या होता है x होता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं a x, लिमिट लग जाएगा x0 से x इक्वल टू v का फिर क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पर लिमिट क्या लग जाएगा v0 से v, इतना प्राप्त होगा। अब इसके आगे
ए इंटू एक्स है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स माइनस क्या हो जाएगा x0 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा v² अपॉन 2 माइनस v0² अपॉन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं x माइनस x0 को हम लोग क्या लिखते हैं s के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा as इक्वल टू ये 2 निकल जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा v² माइनस v0²। 2 का इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू v² माइनस v0²। अब हम लोग को v² बराबर निकालेंगे तो ये जो माइनस है इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा v0² प्लस 2as, या फिर ठीक, या फिर यही। इसके बाद ये हमारा क्या है गति का तीसरा समीकरण।